अभी भी हम लोगों ने अवतल दर्पणों के आरेख पढ़े, उसके अंदर अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब बन रहा था। अब हम लोग अवतल दर्पणों के उपयोग पढ़ेंगे। क्या उपयोग होते हैं? सबसे पहला उपयोग होता है कि जो अवतल दर्पण होते हैं इसको हम लोग टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों कर रहे होते हैं हम लोग? ताकि हम लोगों को जो प्रकाश की किरण जो होंगी उनका समानांतर पुंज मतलब एक पूरा का पूरा बीम मिल जाए। हम लोग कभी भी जब एक कनकेव मिरर को रखते हैं और उसके सामने लाइट को रखते हैं, वो लाइट को जिस प्रकार से रखी जाती है कि वो फोकस और पोल के बीच में रहे, जिसकी वजह से उस लाइट का हम लोगों को जब चित्र मिलता है, जो हमारा प्रतिबिंब मिलता है, वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि वो हम लोगों को पुंज दे देता है, मतलब एक पूरी बीम दे देता है। और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं सर्चलाइट, हेडलाइट या फिर टॉर्च के अंदर। दूसरा क्या होता है? दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वह अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल दर्पण के अंदर कभी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हम लोगों को उसका बड़ा डायग्राम मिलेगा, बड़ी इमेज मिलेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ आपका जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? दांत देखने के लिए, क्योंकि दांत जो होगा हमें बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर कोई भी कीड़ा है, कुछ भी है, हम लोग उसे साफ से देख सकते हैं। तीसरा क्या होता है? सेम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है किस लिए? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर के रूप में। जब हम लोग शेविंग कर रहे होते हैं तो हम लोग पास में जब मिरर को रखते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है ये उसके पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ा दिखाई देता है। और इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? शेविंग मिरर के रूप में। और चौथा उपयोग क्या होता है? सौर भट्टी, मतलब हमारे जो सोलार जो कुकर्स होते हैं उनके अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं कन्वर्ज करते हैं लाइट को। जब लाइट आ रही होगी अनंत से, सूरज से जब लाइट आ रही होगी तो लाइट जब आएगी, टकराएगी कनकेव मिरर के ऊपर, तो ये उसको फोकस के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, एक ही पॉइंट पर डाल देंगे। इसकी वजह से हम लोग को पूरी की पूरी लाइट, जो बहुत सारी लाइट आ रही होगी, वो एक पॉइंट पर मिल जाएगी और वो हमारा सौर भट्टी यानी सोलर कुकर के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी। हम लोगों ने अवतल दर्पण के आरेख पढ़ लिए, उसके हम लोगों ने उपयोग पढ़ लिए। अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर खाली 2 ही आरेख बन रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बिंब को हम लोग उत्तल दर्पण के केस में खाली 2 ही जगह पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिंब के केस में जब हम लोग इस वाले केस की बात कर रहे होंगे उत्तल दर्पण की, या तो हम लोग जो बिंब है उसको या तो हम लोग इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, या फिर दूसरी जो जगह हो सकती है हमारी वो क्या हो सकती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसके जहां हम लोग बिंब रखेंगे, बिंब हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ना तो यहाँ कर्वेचर है, ना ही यहाँ फोकस है, खाली यहाँ आपका पोल है और आपका इन्फिनिटी है। तो हम लोग एक रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर बिंब, बिंब की स्थिति जो होगी वह हमारी एक हो रही होगी अनंत के ऊपर, और दूसरी जो हमारी बिंब की स्थिति हो रही होगी वह हो रही होगी अनंत और ध्रुव के बीच में। चलिए पहले हम लोग देखते हैं बिंब को जब हम लोग अनंत पर रखेंगे तो क्या हो रहा होगा। कभी भी जब हम लोग बिंब को अनंत पर रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो हमारी रेज होंगी वह हमेशा कैसी आ रही होंगी? समानांतर। ये हमारा बिंब है, मान लेते हैं सूरज है, अनंत पर है, वहां से जो हमारी रेज आ रही होंगी वो हमेशा कैसी आ रही होंगी? समानांतर मतलब पैरेलल। टकराने के बाद वो रेज जो है वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगी कि हम लोगों को लग रहा होगा कि ये पीछे किधर जा रही है, किधर से जा रही होंगी? फोकस से। तो हम लोग जब उसको देखेंगे, एक्सटेंड करेंगे फोकस तक, तो इस वाले केस में हम लोगों को जो इमेज मिल रही होगी वो आभासी मिल रही होगी। क्यों आभासी इमेज मिल रही होगी? क्योंकि टकराने के बाद ये जो रेज है हमारी, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली जा रही है इधर, इस तरीके से जा रही है। कभी ये मिल नहीं सकती आपस में, तो हम लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये जो रेज हैं ये हमारी पीछे से फोकस पर से आ रही हैं। इसका मतलब है कि इस वाले केस में जो हमें बिंब मिलेगा, जो प्रतिबिंब मिलेगा, वह छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, आभासी होगा, और आभासी है तो इसका मतलब सीधा होगा। तो हमने अवतल दर्पण के आरेख और उसके प्रतिबिंब दोनों पढ़ लिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण में बिंब के अलग अलग जगह पर रखने से हम लोग को किस प्रकार के आरेख मिलते हैं। जब हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर रहे होंगे तो बिंब को खाली हम 2 ही जगह रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में जो हमारा दर्पण होगा उसके जो सेंटर होगा और जो फोकस होगा वो राइट साइड में होगा, उस तरफ होगा, और हम लोग बिंब किस तरफ रख सकते हैं? इस तरफ। इसका मतलब बिंब को खाली हम लोग 2 ही जगह रख सकते हैं। या तो हम लोग उसको रख सकते हैं अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी पर,
जैसे सूरज, या फिर हम लोग अनंत और पोल के बीच में कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर रख सकते हैं। तो यही दो केस हम लोग पढ़ेंगे। पहले केस की बात करते हैं, जब किसी भी बिंब को हम लोग अनंत पर रखें, मतलब इन्फिनिटी पर रखें, जैसे हमारा सूरज। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि बिंब से मतलब अनंत पर कभी बिंब रखा गया और वहां से किरण आ रही है तो वह हमेशा पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो इस वाले केस में कभी भी जब बिंब से किरण आ रही होगी तो इस तरीके से पैरेलल आएगी, इस तरीके से टकरा के ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे आएगी, टकराकर ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ रही है? क्योंकि आपका एक कन्वेक्स मिरर है, आपका उत्तल दर्पण है, पार तो जा नहीं सकती रेस, इसीलिए टकराकर वापस मुड़ जा रही है। और मुड़ किस प्रकार रही होगी? क्योंकि पैरेलल रेस है तो कुछ इस प्रकार मुड़ रही होंगी कि आगे जाकर हम लोगों को लग रहा होगा कि ये कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। तो उसी पॉइंट पर हम लोग क्या कह रहे होंगे, ये जो रेस हैं वो मीट हो रही होंगी। हम लोगों को प्रतीत हो रहा होगा कि ये किरणें उस पॉइंट पर मीट हो रही होंगी और हम लोगों को उस पॉइंट पर क्या मिल रहा होगा, हमारा प्रतिबिंब मिल रहा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? बिंब को जब हम लोग अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब जो होगा वह फोकस पर दर्पण के पीछे मिलेगा, जो दर्पण है उसके पीछे मिल रहा होगा फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा है, पॉइंट साइज है, हमने देख लिया बिंदु आकार है। जो हमारे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, क्योंकि आभासी है और हमने पढ़ ही लिया था आभासी हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग बिंब को कहां रखेंगे, अनंत और पोल के बीच में। कभी भी जब हम लोग ऐसा कर रहे होंगे कि अनंत से पोल के बीच में, मतलब अनंत और पोल के बीच में कहीं भी हम लोग रख रहे होंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कहां मिल रहा होगा, P तथा F के बीच में मिलेगा। प्रतिबिंब का आकार इसमें भी छोटा ही रहेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह आभासी तथा सीधी होगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे होंगे, पोल और आपका अनंत के बीच में हम लोग कहीं भी रख रहे होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे इस वाले केस हमने यहां रखा है, हम चाहे तो इसकी जगह यहां रख लें, यहां रख लें। पोल और इन्फिनिटी मतलब अनंत के बीच में कहीं भी रख लीजिए, बात एक ही होगी, हम लोग को एक ही प्रकार का रे डायग्राम देखने को मिलेगा। इस वाले केस में ए बी जो है हमारा बिंब है, तो इस बिंब से हम लोग किस प्रकार से रेस को पास करवाएंगे? पहली रे जो होगी वह तो हमारी पैरेलल जाएगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से पार तो हो नहीं पाएगी, टकराकर इस प्रकार से मुड़ जाएगी और हम लोग को प्रतीत हो रहा होगा कि पीछे किधर जा रही होगी, फोकस पर जा रही होगी। जो हमारी दूसरी रे है, जो हमारा दूसरा हमारी किरण होगी, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डालेंगे कि वह आगे आकर हम लोगों को प्रतीत हो रही होगी कि वो किधर जा रही होगी, कर्वेचर पर। ये देखिए रियल जो हमारी रे है वो इधर आएगी, इधर टकराकर वापस मुड़ जाएगी, लेकिन हम लोग आगे मान रहे होंगे, प्रतीत हो रहा होगा हमें कि वो रे आगे आकर किधर मीट कर रही है, कर्वेचर के ऊपर। तो इस वाले केस में दर्पण के पीछे देखिए यह वाली रे और यह वाली रे दोनों आपस में मीट कर रही है इस जगह पर और हम लोग को प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। जो प्रतिबिंब बनेगा ए बी का वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। ए बी का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, जो हमारा ए डैश बी डैश मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। इसके अलावा जो हमारा ए बी है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हम लोग को देख भी पा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की कभी भी बात होगी तो उसके केस में जो हमारा प्रतिबिंब होगा छोटा होगा और आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यही वो प्रॉपर्टीज होती हैं उत्तल दर्पण की जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। अब वही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं उत्तल दर्पण के। सबसे पहला उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है, वाहनों में किया जाता है। मतलब जो हमारे वाहन होते हैं, जो गाड़ी होती हैं, उनके जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, जो हमारे साइड वाले जो शीशे होते हैं, उनके अंदर हम लोग उत्तल दर्पणों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि उत्तल दर्पण जो होते हैं यह हमें बिंब की छोटी इमेज देते हैं। जितना दूर बिंब होगा उतनी ये छोटी इमेज दे रहे होंगे और सीधी इमेज दे रहे होंगे। तो इसकी वजह से हमारे जो गाड़ियों के जो शीशे होते हैं उनके अंदर उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ताकि पीछे का जो पूरा एरिया है, जो हमारे पीछे गाड़ियां चल रही हैं, वह सारी की सारी उसमें देखी जा सके। दूसरा, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। जो हमारी दुकानें होती हैं उनमें आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के दर्पण लगे होते हैं। यह दर्पण किस लिए काम आते हैं, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी दुकान होती है वहां ये दर्पण लग रहे होंगे, इनके अंदर उस दुकान में क्या चल रहा है सबका सब हम लोगों को दिख रहा होगा। तो यह जो होते हैं हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग।
साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी। क्या होता है, कभी भी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशंस को मैथमेटिकली पढ़ रहे होंगे, इमेज फॉर्मेशन के अंदर जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, चाहे हमारी बिंब की हम लोग दूरी की बात कर लें, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर लें, सबको जब हम लोग मैथमेटिकली पढ़ रहे होंगे तो हम लोग को इन साइंस की जरूरत होती है, किस प्रकार के हम लोग साइन यानी चिन्हों का उपयोग करेंगे। उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि बिंब जो है हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। हमारा कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे हमारा अवतल दर्पण हो, उसके हमेशा बिंब बाईं ओर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रकाश की किरणें जो होंगी, जो रेज होंगी, वो बाईं से दाईं ओर जा रही होंगी, साफ बात है। दूसरी बात क्या है, हमारी जो दूरी होगी वो कहां से नापी जाएगी, हमेशा पोल से। कोई भी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी पैरेलल समानांतर कोई भी दूरी है वो हमेशा पोल से नापी जाएगी, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। तीसरी बात, हमारी सबसे मेन बात, कि हमारे जो साइंस हम लोग यूज करते हैं, जो चिन्ह उपयोग करते हैं, वो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से उपयोग करते हैं। कार्टेशियन प्लेन मतलब कोई भी अगर हमारे किसी भी तरीके का हम लोग दूरी नाप रहे हैं, वह हमारे बाईं ओर है तो वह हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ली जाएगी। अगर वह हमारी दाईं ओर है तो वह हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ली जाएगी। मतलब हमारी जो बिंब की दूरी होगी, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। इसका मतलब बिंब की जो दूरी होगी हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। हमारा प्रतिबिंब जो होगा, हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिबिंब कई सारे केसेस में इधर बन रहा है, प्रतिबिंब कई सारे केसेस में इधर बन रहा है। तो उसी प्रकार से जो उधर बनेगा वह पॉजिटिव दूरी के साथ नापा जाएगा, जो इधर होगा वह हमारा नेगेटिव दूरी के साथ नापा जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा बाईं ओर के जो हमारा अक्ष होगा, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव हमारा माप आएगा, और जो हमारा दाईं ओर का जो अक्ष होगा, राइट साइड का जो होगा, इसके ऊपर हमारी कोई भी दूरी होगी, कुछ भी नापा जाएगा, हमेशा वह पॉजिटिव में आएगा, प्लस के साइन के साथ आएगा। अभी हम लोगों ने जो दूरियां देखी सारी या तो बाईं ओर थी या फिर दाईं ओर थी, लेकिन कई बार ये दूरियां जो होती हैं हम लोग को ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर भी नापनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मतलब हम लोग कोई भी दूरी अगर ऊपर की तरफ नापेंगे, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से वो प्लस वाई एक्सिस होता है, तो इसका मतलब ऊपर की ओर धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगी। कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मतलब ऋणी होती हैं, माइनस में होती हैं। कोई भी दूरी अगर हमारी नीचे की ओर हम लोग नापते हैं तो इसका मतलब है हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक यानी नेगेटिव में होगी। देखिए, जो हमारा बिंब है हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका मतलब हमेशा ऊपर की तरफ हम लोग जब दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव रहेगी। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमारा अवतल दर्पण में तो उल्टा बनता है, तो इसका मतलब हम लोग दूरी नापेंगे ऊपर से नीचे की ओर, हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो दूरी जो होगी हमारी ऋणात्मक यानी नेगेटिव में आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर रहे होंगे तो कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने पढ़ा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सेम उसी प्रकार से हम लोग दूरियां नापेंगे। कुछ चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, बिंब की जो दूरी होगी हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि बिंब जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। जो अवतल दर्पण होगा, हम लोगों ने पढ़ा, अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर जो होगा, इसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग जब डिस्टेंस नापेंगे तो वह कैसा होगा, वह भी नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण जो होता है हम लोगों ने पढ़ा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में होने की वजह से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आएंगे, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो वह हमेशा कैसे होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव उसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशंस को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूले के बारे में। क्या होता है दर्पण सूत्र? ये असल में आपका एक संबंध होता है। हम लोगों ने बिंब की दूरी पढ़ी, प्रतिबिंब की दूरी पढ़ी, फोकल दूरी पढ़ी, यह इन तीनों के बीच का संबंध होता है। देखते हैं कैसा संबंध होता है। प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल और बिंब की दूरी का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। मतलब आप जब रेसिप्रोकल करेंगे बिंब की दूरी का और प्रतिबिंब की दूरी का और उनका प्लस कर देंगे, योग कर देंगे, तो वह किसके बराबर होगा, आपका व्युत्क्रम के फोकल लेंथ की दूरी के, फोकस की दूरी के। तो इस तरीके से जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये असल में एक संबंध होता है
किसके बीच में? आपका बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच में। कि अगर हम लोगों को कोई भी दो चीजें दी हुई हैं तो हम लोग तीसरी निकाल सकते हैं। हम लोगों को अगर v दिया है, u दिया है तो हम लोग f निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को f दिया है, u दिया है तो हम लोग v निकाल सकते हैं। हम लोग को दिया गया है कि इसी दर्पण का फोकस इतना है, बिंब की दूरी इतनी है, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा होगा। इससे हम लोग यह भी बता सकते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद होता है हमारा आवर्धन। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, नाम से बदल रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। किसी भी बिंब का जो प्रतिबिंब है वह जितना बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है, तो वह कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, यह क्या कहलाता है? उसका मैग्निफिकेशन। मान लेते हैं हमारा जो बिंब है वह 4 सेंटीमीटर का था और जो प्रतिबिंब हम लोगों को मिला वह 8 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या है कि 4 सेंटीमीटर का बिंब था, 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है, मतलब उससे दुगने साइज का है। इसका मतलब उसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? 2 दुगना। मान लेते हैं उल्टा हो रहा है, हमारा जो बिंब था वह 8 सेंटीमीटर का है, जो हमारा प्रतिबिंब था वह 4 सेंटीमीटर का है। इस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारा आधा हो रहा होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है वह आधे गुना बड़ा है, किससे? आपका बिंब से। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन होती है। इसका फॉर्मूला भी यही होता है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। जो भी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी उसको हम लोग बिंब की ऊंचाई से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में माइनस यू। मतलब कि अगर हम लोग को हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ और हम लोग को बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, तब भी हम लोग इस संबंध का उपयोग कर निकाल सकते हैं उसको। तो अब आगे, आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बिंब जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी ऊंचाई हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि हमारा कभी भी जो ऑब्जेक्ट होगा वह हमेशा ऊपर रखा जाएगा। प्रतिबिंब जो हो सकता है वो उल्टा बन जाए। उल्टा बनेगा तो उसका हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। हो सकता है जो प्रतिबिंब है वह आभासी बन जाए और सीधा बन जाए। इस केस में हम लोग क्या ले रहे होंगे? पॉजिटिव ले रहे होंगे। तो उसी तरीके से हम लोगों को मैग्निफिकेशन भी इसी तरीके से माइनस की या फिर पॉजिटिव की आती है। तो ये हमारा आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब समझ गए होंगे कि जो प्रतिबिंब है वह अपने बिंब से कितने गुना बड़ा या फिर कितने गुना छोटा है। यह हमारा मैग्निफिकेशन होता है। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमारा आधा भाग पूरा हो गया। अब हम लोगों का दूसरी बहुत प्रक्रिया जो कि प्रकाश करता है, दूसरी बहुत अहम प्रक्रिया क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या मतलब है कि कभी भी जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी तो यह अपने मार्ग से विचलित, मतलब अपना रास्ता बदल लेगी। देखिए जो इस वाले केस में आपको दिख रहा होगा, जो लाइट थी उसको सीधा जाना था, लेकिन यह सीधा ना जाकर कैसे गई? ऐसे गई। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ऐसा होता क्यों है? आखिर प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? आखिर अपवर्तन हो रहा है, लाइट अपना रास्ता बदल रही है, क्यों बदल रही है? अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। क्यों हो रहा होगा ऐसा? क्योंकि कभी भी जब प्रकाश जो होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब दोनों माध्यमों का घनत्व अलग होगा। जब दोनों का घनत्व अलग है तो इसका मतलब प्रकाश की गति एक माध्यम में ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी। जब गति बदल गई तो इसका मतलब प्रकाश अपना मार्ग भी बदल लेगा, रास्ता भी बदल लेगा और क्या करता है? अपवर्तन करता है, रिफ्रैक्शन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो अपवर्तन के कुछ नियम भी होंगे, जैसे परावर्तन के नियम थे। चलिए उनको देखते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब हमारी आपतित किरण जो होगी, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये रही, जो हमारे रिफ्रैक्टेड रे होगी, मतलब कि अपवर्तित किरण होगी, ये रही,
और आपका अभिलंब ये रहा, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, लेकिन कहाँ? आपका इस जगह पर। ये जगह क्या कहलाती है? हमारा आपतन बिंदु। मतलब ये तीनों के तीनों एक तल में, खाली एक ही अकेली ऐसी जगह होगी जब तीनों के तीनों एक तल में होंगे, और वह जगह कौन सी होगी? आपका आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यह जो है हमारा पहला नियम है, किसका? अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के लॉ के नाम से भी जानते हैं, मतलब स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो एक नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? समझने की बात है कि हमारा जो रेशियो होगा, किसका रेशियो? जो हमारा एंगल आई है, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो हमारा एंगल आर है, ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जब इनका हम लोग साइन निकालेंगे, मतलब साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर, ये जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब एक बराबर वैल्यू ही होगी। मतलब क्या है इसका? ये बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये कोण साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर, अगर यह 1/2 आता है कभी भी, साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर कभी भी हमारा 1/2 आता है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग साइन आई को चाहे किसी भी तरह बदलें तो हमारी वैल्यू जो रहेगी साइन आर की वो कुछ इस तरीके से बदलेगी कि हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 1/2 आएगा। कांस्टेंट ही रहेगा। हमारा जो आंसर होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। चाहे हम साइन आई को किसी भी तरीके से बदलें, साइन आर की वही वैल्यू आएगी जिसके लिए हमारा आंसर कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये है। अब अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होने का मतलब है कि जो हमारा प्रकाश की किरण है वह अपना मार्ग बदल रही है। तो वह अपना मार्ग किस तरीके से बदलेगी वही पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, कैसे माध्यम? रेयरर मतलब विरल से दूसरे माध्यम डेंसर में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब कभी भी जब हमारी प्रकाश की जो किरण होगी, जब यह देखिए हमारा विरल माध्यम है, विरल मतलब इसका घनत्व कम है, इसकी डेंसिटी कम है। कभी भी जब ये ट्रैवल कर रही होगी ऐसे माध्यम में जो सघन माध्यम होगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यह जो होगी हमारी सीधी जानी चाहिए थी यह रे, लेकिन ये सीधी ना जाकर कैसे मुड़ गई? अभिलंब की ओर मुड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये ऊपर ट्रैवल कर रही थी विरल माध्यम में, उस टाइम पर घनत्व कम था, स्पीड ज्यादा थी। जैसे ये सघन माध्यम में मतलब डेंसर मीडियम में घुसी, इसकी स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो इसको अपना रास्ता छोटा करना पड़ गया, इसलिए रास्ता छोटा करने के लिए किधर मुड़ गई? अभिलंब की ओर मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। जबकि दूसरे में क्या होता है? जब यही प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जब यही जो हमारी किरण होगी, जब यह हमारी डेंसर से रेयरर में जा रही होगी तो क्या होगा? ये दूर भाग जाएगी। देखिए यह हमारा सघन माध्यम से आ रही थी, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कैसे गई? ऐसे गई। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह ये थी क्योंकि पहले डेंसर मीडियम में थी, डेंसर मतलब गाढ़े मीडियम में थी, इसकी स्पीड कम थी। अचानक से ये एक रेयरर मीडियम में विरल माध्यम में आ गई, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है? ये जो है ये हमारा जो अभिलंब होता है, जो नॉर्मल होता है, उससे दूर भाग जाती है। देखिए इसको जाना ही ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इससे दूर खिसक गई। तो यह जो होता है हमारा प्रकाश का मार्ग होता है, जब हमारी लाइट जो है ट्रैवल कर रही होती है, डिपेंड करता है वो कैसे ट्रैवल करेगी, रेयरर से डेंसर में करेगी या फिर डेंसर से रेयरर में करेगी। अब अगला, किसी माध्यम का सघन और विरल होने दो माध्यमों में बीच तुलनात्मक अध्ययन है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई माध्यम हमारा, कोई मीडियम डेंसर है या फिर रेयरर है? ये डिपेंड करता है कि हमारा पहले वाला माध्यम कैसा था। हो सकता है कि एक माध्यम जो है रेयरर है, वही माध्यम किस दूसरे केस में डेंसर हो रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं शीशे की बात करते हैं, पहला माध्यम हमारा शीशा है, दूसरा माध्यम हमारा हीरा है। इस केस में क्या हो रहा होगा? शीशा जो है हल्का माध्यम है, विरल है, जबकि हमारा जो हीरा है वह एक डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम है। इस वाले केस में जब रे ट्रैवल कर रही होगी तो हम लोग बोलेंगे शीशा जो है रेयरर है और जो हमारा
हीरा है वह कैसा है, डेंसर है। लेकिन वहीं जब हम लोग शीशे को हवा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हवा हम सबको पता है हल्की है, बहुत हल्की है, और शीशा उससे गाढ़ा है। इसका मतलब शीशा जो है एक केस में रेयरर है, दूसरे केस में क्या हो गया, डेंसर। तो यही एक समझने वाली बात है कि कोई माध्यम डेंसर होगा या फिर रेयरर होगा, ये डिपेंड करेगा हम लोग किन दो माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन में बात करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग क्या होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली कुछ परिघटनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं? पहला होता है शीशे के ग्लास में रखी पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना। देखिए यहां हम लोगों ने एक ब्रश डाला हुआ है शीशे के ग्लास में, जिसमें पानी रखा हुआ है आधा भरा हुआ। हम लोग जब इसको देख रहे हैं हम लोग को कैसे दिख रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। हम किसी शीशे के ग्लास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो यह मुड़ी हुई नजर आती है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसकी वजह क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन की और परिघटनाएं होती हैं, जैसे शीशे के ग्लास में रखा एक सिक्का उठा हुआ नजर आना। शीशे के ग्लास में जब हम लोग एक सिक्के को रखते हैं, पानी में डूबे हुए सिक्के को रखते हैं, हम लोग को जो सिक्का होता है वो ऊपर नजर आ रहा होता है। देखिए ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे हुए ग्लास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। इसकी वजह भी क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब जान लेते हैं आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ हमारा ब्रश मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ हम लोगों को सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी है, देखिए जब हम लोग ये सिक्का यहाँ रखा हुआ है, ये हमारा सिक्का है, इससे जब हमारी किरणें जाएंगी तो किरणें कुछ इस प्रकार से जाएंगी। मान लेते हैं किरण हमारी ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है, तो यह पानी के अंदर है, अभी पानी के अंदर यह सीधी जा रही है। जैसे ही यह पानी से बाहर निकलेगी तुरंत ही क्या होगा, इसका माध्यम बदल जाएगा। माध्यम बदलने की वजह से क्या होगा, ये अपना रास्ता मोड़ लेगी कुछ इस प्रकार से। जब हम लोगों की आंखों पर आकर जब वह किरण पहुंचेगी तो हम लोगों को यह प्रतीत हो रहा होगा कि यह जो किरण है किधर से आ रही होगी, इधर से, जिसकी वजह से हम लोगों को सिक्का क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किरण ऐसे ना जाकर ऐसे चली जाए तो हम लोगों को सिक्का और नीचे दिखाई देगा। तो इसका मतलब है ये जो हमारी परिघटनाएं होती हैं अपवर्तन के कारण होती हैं। चाहे आपका ब्रश मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इसी वजह से हो रहा है। ऐसे ही कुछ हो रहा होगा कि जो ब्रश है हमारा, जब वो किरण ऐसे जा रही होंगी, हमारी आंखें जब देख रही होंगी, हम लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ब्रश है हल्का सा ऊपर है या फिर नीचे है। इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन की और भी कई सारी परिघटनाएं होती हैं। ये तो हमने दो ही एग्जांपल लिए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो है हमारा अपवर्तनांक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन उस माध्यम और माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। अनुपात मतलब रेशियो। क्या हो रहा होगा, कभी भी जब हम लोग अपवर्तन की बात करते हैं तो जो किरण होती है वह दो माध्यमों में ट्रैवल करती है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। दोनों के अंदर जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। हो सकता है पहले वाले में ज्यादा हो, दूसरे वाले में कम हो सकता है पहले वाले में कम हो, दूसरे वाले में ज्यादा हो। तो जब हम लोग इस चाल का जब रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, वही अनुपात जो होता है हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। यह जो हमारा अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, अपवर्तनांक होता है, ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है हम लोग कौन से माध्यम को पहले ले रहे हैं, कौन से को बाद में ले रहे हैं। जैसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं जो हमारी रे है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, आपका वो कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है कि पहले जो माध्यम था वह कैसा माध्यम था, वह आपका सघन माध्यम था। सघन बोले तो हमारा जो माध्यम था वह डेंसर था। बाद में जो है हमारा रेयरर माध्यम है, ये हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 2 है। हम लोग ले सकते हैं कि जो रे है वो हमारी पहले से दूसरे में ट्रेवल कर रही है, तो हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, क्या अनुपात होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब कभी भी जब हमारी लाइट जो है यह पहले से दूसरे में ट्रैवल कर रही होगी तो हम लोग इसको 2:1 लिखेंगे, n2:1, और इसका रेशियो होगा हमारा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जो भी होगी अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल जो भी होगी। जब हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारा जो रेशियो आएगा वो अपवर्तनांक होगा। इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब हमारी जो रे है वो पहले से दूसरे में ना आने की बजाय कैसे हो रही है, दूसरे से
पहले में जा रही है। जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा। N21 इज टू V1 बाई V2 था, ये उल्टा हो जाएगा हमारा, N12 जो होगा वो V2 अपॉन में V1 हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले माध्यम के अंदर जो चाल होगी उसको डिवाइड करेंगे हम लोग पहले वाले माध्यम से, जो हमारा रेशियो आएगा वह अपवर्तनांक होगा। एक बात याद रखिएगा कि N21 जो होता है यह हमेशा रेसिप्रोकल होगा N12 के, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं, बस मतलब अलग है। इस वाले में जो रे है हमारी पहले से दूसरे में जा रही है, इस वाले में जो रे है हमारी दूसरे से पहले में जा रही है। जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। बस इस तरीके से हमारा अपवर्तनांक कहलाता है ये।